नेहरू शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग रॉबर्ट एम गैले महोदय द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं। रॉबर्ट एम गैले का अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत रॉबर्ट एम गैले महोदय एक प्रमुख अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं और इनके द्वारा सीखने की प्रक्रिया का बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही कह लीजिए महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। और एक प्रकार से इन्होंने अधिगम के सिद्धांत या अधिगम के प्रकारों को बताया है कि किस प्रकार से एक अधिगमकर्ता या एक बालक जब सीख रहा होता है तो वो एक प्रक्रिया को सीखते हुए दूसरी प्रक्रिया पर आगे बढ़ता है और अपने सीखने की प्रक्रिया को संपादित करता है या सीखता है। इनके द्वारा बताया गया कि वास्तव में अधिगम का उद्देश्य है बालक के द्वारा अपने समक्ष उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढना, जिससे कि वो अपने वातावरण में बेहतर ढंग से समायोजन प्राप्त कर सके। तो जो ये समस्या समाधान की क्षमता है गैले महोदय के द्वारा बताया गया कि ये बालक में क्रमशः एक के बाद एक क्रम के अनुसार आती है, एकाएक नहीं आ जाती है। तो समस्या समाधान की क्षमता बालक में अधिगम के समस्त प्रकारों को एक के बाद एक सीखते हुए अर्जित की जाती है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया कि 8 सोपान के अंतर्गत किसी बालक के द्वारा अपनी समस्या समाधान तक की प्रणाली तक पहुंचा जाता है। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं कि रॉबर्ट एम गैले महोदय का जो अधिगम सिद्धांत है उसमें इन्होंने जो 8 सीखने के प्रकार बताए हैं उन 8 प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला इन्होंने जो प्रकार बताया है वो उसे बताया है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम गैले महोदय ने ये बताया कि संकेत अधिगम वो अधिगम का स्वरूप है या अधिगम का वो प्रकार है जिसके अंतर्गत बालक किसी भी अनुक्रिया को किसी उद्दीपक के प्रकट किए जाने पर करता है। ये पावलो के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। जिस प्रकार से पावलो के सिद्धांत के अंतर्गत पहले तो कुत्ता भोजन को देख करके उसके मुख में लार आती थी, लेकिन बाद में एक अस्वाभाविक उद्दीपन भोजन दिए जाने के बाद जो घंटी की ध्वनि उत्पन्न की गई उसके बजाए जाने पर भी कुत्ते के मुंह में लार आने लगी। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार का अधिगम जो है वो इनके अधिगम के प्रकार के अंतर्गत पहला अधिगम है जिसको इनके द्वारा कहा जा रहा है संकेत अधिगम। और संकेत अधिगम जो है वो पावलो के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें किसी कह लीजिए कि उद्दीपक के साथ कोई अनुक्रिया को संकेत किए जाने पर बालक संपन्न करना सीख जाता है या उसके अनुसार कार्य करना सीख जाता है। इसका साधारण उदाहरण हम दैनिक जीवन में ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हरी झंडी दिखाए जाने पर ट्रेन का चल देना या रेड सिग्नल होने पर लोगों का रुक जाना। ये एक प्रकार से संकेत अधिगम का उदाहरण है कि वहां पर घंटी के माध्यम से या झंडी के माध्यम से रुकने या चलने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको इन्होंने कहा कि संकेत अधिगम। और इसके पश्चात इन्होंने बताया उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम और इसको इन्होंने कहा कि ये उद्दीपन अनुक्रिया जो है ये किसी उद्दीपन को देख करके जब कोई अनुक्रिया की जाती है तो उसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार में हमको परिवर्तन दिखाई देता है। ये स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है और इसमें बालक के द्वारा जो अनुक्रिया की जाती है यदि वो पुनर्बलित होती है, पुरस्कृत होती है, तो बालक उस कार्य को सीखने के लिए और अधिक तत्पर होता है या कह लीजिए कि और अच्छे ढंग से वो सीखने का प्रयत्न करता है।
तो इसको इन्होंने कहा उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। और इसके अंतर्गत बालक के सामने कोई उद्दीपन प्रस्तुत किए जाने पर बालक उस कार्य को संपन्न करता है या सीखता है, और यदि उस सीखे जाने की प्रक्रिया में उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है तो सीखने के मात्रा में या दर में और ज्यादा तीव्र गति आती है। इसी प्रकार से स्किनर महोदय ने उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत के द्वारा कबूतर को गेंद खेलना या भोजन प्राप्त करना सिखा दिया था। तो अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी उनके द्वारा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर आगे चलकर आधारित किया गया या निर्मित किया गया। तो गैंडे महोदय के द्वारा कहा जा रहा है कि सीखने का जो दूसरा प्रकार है, ये स्वरूप है, वो उद्दीपन अनुक्रिया है, जिसमें बालक पुनर्बलन दिए जाने पर सीखने की ओर तीव्र गति पे आगे बढ़ता है। फिर इन्होंने तीसरा बताया सरल श्रृंखला अधिगम। सरल श्रृंखला अधिगम इन्होंने बताया, और सरल श्रृंखला अधिगम के बारे में हम देखते हैं। सरल श्रृंखला अधिगम, और इसके बारे में इन्होंने कहा कि ये अधिगम का वो स्वरूप है, वो प्रकार है, जिसमें व्यक्ति या बालक या अधिगम करता सीखने की प्रक्रियाओं को एक श्रृंखला के रूप में सीखता है। उदाहरण देते हुए गैंडे महोदय के द्वारा कहा गया कि जैसे साइकिल चलाना सीखना, तैरना सीखना, हारमोनियम बजाना, तबला बजाना, ये सब सरल श्रृंखला के उदाहरण हैं। और इस प्रकार के अधिगम में अनुक्रियाओं का एक क्रम निहित होता है, जिसके पश्चात एक अनुक्रिया के पश्चात दूसरी अनुक्रिया जो सरल श्रृंखला के रूप में रहती है, उसको जब बालक सीख लेता है तब उसकी अधिगम प्रक्रिया संपन्न होती है। उदाहरण के लिए इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे साइकिल चलाना सीखना या तैरना सीखना या हारमोनियम बजाना सीखना या तबला या ढोलक बजाना सीखना, इसमें एक प्रकार से इस अधिगम के प्रकार में विभिन्न प्रकार की सरल श्रृंखलाओं का क्रम है। एक क्रम के पश्चात दूसरा क्रम सीखा जाता है, तभी बालक इस प्रकार के अधिगम प्रक्रिया में संपन्नता अर्जित कर पाता है। इसको इन्होंने गामक अधिगम भी कहा है। गामक अधिगम को हम मनोपेशीय अधिगम के नाम से भी जानते हैं, और इसमें एक प्रकार से विभिन्न क्रियाओं का एक क्रम होता है। उस क्रम को एक के बाद एक बालक सीखता चला जाता है और अपने अधिगम को अर्जित कर लेता है या प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात इनके द्वारा चौथा जो प्रकार बताया गया अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत, उसे इनके द्वारा कहा गया शब्द साहचर्य अधिगम। साहचर्य अधिगम। और अब यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि जो शब्द साहचर्य अधिगम है, इसके अंतर्गत तो बालक या अधिगम करता या सीखने वाला जो व्यक्ति है, उसके द्वारा विभिन्न शब्दों का अर्जन किया जाता है, कंठस्थ किया जाता है या उनके महत्व को समझा जाता है। उदाहरण के लिए कविताएं याद करना या विभिन्न विषय वस्तु को पढ़ना और उनको समझना शब्द साहचर्य के रूप में सामने आता है। यहाँ पर बालक के लिए शब्दों का महत्व हो जाता है, और वो वस्तु उपस्थित न होने पर भी बालक उनके अस्तित्व को समझने लगता है या स्वीकार करने लगता है। जैसे कविता याद करना, गद्य या पद्य या गद्यांश पद्यांश पढ़ना और समझना, तो जिन चीजों को शब्द साहचर्य के माध्यम से बालक अधिगम प्राप्त करता है, उसको इन्होंने चौथे स्वरूप में रखा और कहा कि ये चौथा स्टेप है शब्द साहचर्य अधिगम, जिसके द्वारा बालक जो है अपने सीखने के श्रृंखला को आगे बढ़ाता है या आगे की ओर ले जाता है। फिर पांचवा इन्होंने कहा विभेदीकरण। विभेदीकरण गैंडे महोदय के द्वारा कहा गया कि विभेदीकरण वो चरण है या वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक शब्द साहचर्य के माध्यम से जो शब्दों के अर्थ या भावार्थ वो समझ चुका है, उनमें वो विभेदीकरण करना सीख जाता है। उदाहरण के लिए जो शब्द साहचर्य के माध्यम से कह लीजिए उसकी भावनाएं या भावार्थ निकालना या अर्थ निकालना वो सीख चुका है, विभेदीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो उनमें अंतर या वर्गीकरण करना सीख जाता है। उदाहरण के लिए
जैसे बालक ये समझने लगता है 5वें स्तर पर पहुंचते पहुंचते कि गाय एक पालतू जानवर है या बकरी एक पालतू जानवर है, जबकि शेर और चीता जंगली पशु हैं। तो इनके बारे में वो जो वर्गीकरण कर रहा है, अंतर कर रहा है कि गाय और बकरी जो है वे पालतू जानवर हैं क्योंकि लोगों के द्वारा इनको पाला जाता है, इनमें दूध या अन्य उपयोगी वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, और दूसरी तरफ शेर और चीता जो है वो जंगली जानवर हैं, तो वो विभेदीकरण की प्रक्रिया सीख जाता है या उनमें कह लीजिए वर्गीकरण करना वो सीख जाता है। और फिर छठे स्तर पर आकर के बालक के द्वारा जो है कहा जा सकता है कि संप्रत्यय निर्माण अधिगम। संप्रत्यय निर्माण का अधिगम का मतलब है कि बालक एक संप्रत्यय विकसित कर लेता है छठे नंबर पर आकर के। जब 5वें नंबर पर उसके द्वारा विभेदीकरण की प्रक्रिया को संपन्न कर लिया जाता है, तो छठे नंबर पर आकर के बालक संप्रत्यय का विकास कर लेता है। संप्रत्यय का विकास इस तरह से बालक कर लेता है कि उसके मन और मस्तिष्क में एक अवधारणा विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए संप्रत्यय कैसे विकसित होता है, तो पूर्व में मैंने उदाहरण दिया था कि शेर और चीता जंगली जानवर हैं। तो जंगली जानवर क्यों है? क्योंकि वे जंगल में रहते हैं, दूसरे पशुओं को या अन्य जीवों को मार करके खाते हैं। तो जंगली जानवर एक संप्रत्यय उसका हो गया। संप्रत्यय का मतलब है, और पालतू जानवर दूसरा संप्रत्यय हो गया। पालतू जानवर उन जानवरों को कहा जाता है जो किसानों के द्वारा या पशुपालकों के द्वारा पाले जाते हैं, और जंगली जानवर उन जानवरों को कहा जाता है जो जंगल में पाले जाते हैं। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का संप्रत्यय हो गया जिसका विकास छठे आधार पर आकर के बेनी महोदय के द्वारा अधिगमकर्ता के मन और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। संप्रत्यय का विकास अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है, और इस स्तर पर आकर के अधिगमकर्ता या बालक किसी अवधारणा को समझने लगता है या उसके बारे में उसको बोध प्राप्त हो जाता है। फिर अगला जो 7वां क्रमांक इनके द्वारा आता है वो आता है नियमीकरण। नियमीकरण को इन्होंने एक महत्वपूर्ण चरण अधिगम प्रक्रिया का माना है, और ये कहा है कि इसके अंतर्गत आकर के बालक जो है, जो संप्रत्यय का छठे नंबर पर विकास उसने किया है, अब वो नियमों के रूप में अपने अधिगम प्रक्रिया को स्थापित कर लेता है। उदाहरण के लिए गणित के नियम, विज्ञान के नियम या सूत्रों को वो पहचानने लगता है, जानने लगता है, समझने लगता है, और आवश्यकता पड़ने पर उन सूत्रों का, उन नियमों का उपयोग भी वो करने लगता है। और नियमीकरण कहने का मतलब सिद्धांत निरूपित हो जाता है या नियम स्थापित कर लेता है। और नियम कैसे स्थापित कर लेता है कि अगर जैसे बर्फ है तो बर्फ को गर्म करने पर पहले तो वो जल के रूप में और फिर वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस नियमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वो जो वस्तुओं में या घटनाओं में परिवर्तन होने लगता है, और किस कारण से वो परिवर्तन होता है, इस बात को जान लेता है या समझ लेता है। और अंतिम इन्होंने बताया है, या अपने अधिगम सिद्धांत या अधिगम के प्रकार में इन्होंने 8वां चरण बताया है, सिद्धांत समस्या समाधान। समस्या समाधान, समस्या समाधान। अब इन्होंने बताया कि बालक जो है पहले स्टेप से जब उसने शुरू किया था संकेत अधिगम से बढ़ते हुए जब नियमीकरण तक पहुंच जाता है, तो दी गई समस्या का समाधान वो कर लेता है, क्योंकि ऊपर के 5 चरणों से वो पहुंच गया है। और किसी भी संदर्भ में, घटना या वस्तु या पदार्थ के संदर्भ में वो जो नियम स्थापित कर लेता है, उससे अपने अधिगम श्रृंखला के अंतर्गत दी गई समस्या को हल करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है, और बालक अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। तो गैने महोदय के द्वारा ये कहा गया है कि सीखने की जो प्रक्रिया है, बालक के अधिगम का जो प्रकार है, स्वरूप है, वो इन 8 चरणों में आगे बढ़ता है, और क्रमशः संकेत अधिगम से बढ़ते हुए बालक 8वें स्टेप या 8वें स्वरूप समस्या समाधान तक पहुंचता है। अधिगम महोदय के द्वारा पहले जो 3 हैं, इनको सरल श्रृंखला के अंतर्गत
माना गया है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्द साहचर्य पे आगे बढ़ते हुए ही जब सीखने का स्वरूप हो तो शिक्षक की भूमिका बढ़ जाती है। शब्द साहचर्य पे लेकर के समस्या समाधान तक पहुंचने की प्रक्रिया में शिक्षकों को अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे कि बालक के अधिगम को अधिक कौशल युक्त, अधिक सारगर्भित और अधिक अर्थयुक्त, अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने रॉबर्ट एम गैने महोदय के द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत का अध्ययन किया और हमने ये देखा कि इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम का वर्णन किया है। और पहला अधिगम जो है इनका संकेत अधिगम, जिसमें बालक किसी उद्दीपन के अनुसार अनुक्रिया करता है। दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया जो कि स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। फिर परल श्रृंखला अधिगम, जिसको पेशीय अधिगम या गामक अधिगम के रूप में हम जानते हैं। फिर शब्द साहचर्य अधिगम, जिसमें शब्दों का महत्व बालक समझने लगता है, उनके अर्थ को समझने लगता है, उनमें निहित भाव को समझने लगता है। फिर पांचवा इन्होंने बताया कि जो शब्दों का अर्थ या भाव वो समझने लगता है, उसके द्वारा विभेदीकरण या वर्गीकरण की प्रक्रिया उसमें आ जाती है या वर्गीकरण वो करने लगता है। और फिर छठे नंबर पर विभिन्न प्रकार के उसके मन और मस्तिष्क में संप्रत्तियों का निर्माण हो जाता है। और अगला चरण संप्रत्ति निर्माण के पश्चात उसके मस्तिष्क में या विचार में या अधिगम प्रक्रिया की श्रृंखला के रूप में नियमीकरण का आता है, जिससे वो नियम स्थापित करना या नियमों को पहचानना, उनमें निहित जो विशेषताएं हैं उनको जानने और समझने लगता है। और 8वें स्तर पर आकर के वो दी गई समस्या का समाधान करना सीख जाता है और किसी भी परिस्थिति में कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर वो समस्या का हल या निदान ढूंढ लेता है और स्वयं को समायोजित कर लेता है। तो एक प्रकार से अधिगम सिद्धांत या अधिगम के प्रकारों का जो वर्णन किया गया है रॉबर्ट एम गैने महोदय के द्वारा, वर्तमान समय में बालकों के अधिगम के क्षेत्र में या अधिगम प्रक्रिया को समझने और जानने और शिक्षकों के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? क्योंकि शिक्षक बालकों के अधिगम का विकास तभी कर सकते हैं, अच्छे ढंग से श्रेष्ठ ढंग से कर सकते हैं, जब उनके द्वारा अधिगम प्रक्रिया, अधिगम के नियम, अधिगम के प्रकारों को बेहतर ढंग से समझ लिया जाए। तो इसी प्रकार से आगे भी हम अधिगम प्रक्रिया से जुड़े हुए अन्य प्रक्रियाओं का अध्ययन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।